सुबह सुबह रानी अपने खेतों से हरी हरी साग तोड़कर उसे अपने ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकलती है। साग ले लो साग, हरी हरी साग। रानी के ठेले पर हरी हरी साग देखकर बहुत लोग उसे साग खरीदने के लिए आते हैं। उसकी कमाई शुरू हुई ही थी कि सड़क पर चलते हुए उसका ठेला मुड़ जाता है और उसकी सारी साग सड़क पर गिर जाती है। अरे, मैंने तो ये गड्ढा देखा ही नहीं। मेरी सारी साग तो सड़क पर गिर गई। अब मैं क्या करूं? रानी अपना ठेला सड़क के किनारे लगाकर जैसे ही हरी साग को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक लंबी सी गाड़ी उसके साग के ऊपर से गुजर चुकी थी। हाय राम, ये क्या हो गया है? कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, देखते तक नहीं है। अब मैं मौसी जी को क्या बोलूंगी? वो तो मुझे जान से मार देंगी अगर उन्हें पता चला कि मैंने सारी साग खराब कर दी है। एक काम करती हूँ, जो साग थोड़ी ठीक ठाक है उसे उठा लेती हूँ, बाकी की छोड़ देती हूँ। साग ले लो साग, हरी हरी साग। रानी को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साग पर लगी मिट्टी को देखकर कोई भी उसके पास साग लेने के लिए नहीं आता और वो निराश होकर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक गाय और उसका बछड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये साग तो खराब हो गया है। इस पर मिट्टी लगने की वजह से कोई भी इसे खरीद नहीं रहा। इसे फेंकने से अच्छा है मैं इसे गाय और गाय के बछड़े को खिला देती हूँ। इस महारानी को देखो, मैंने इसे साग बेचने को कहा था, लेकिन ये है कि यहाँ खड़ी होकर सारा साग गाय को खिला रही है। आज इसे मैंने भूखा नहीं सुलाया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। आने दो उसे घर, तब बताती हूँ मैं। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद रानी घर पहुँचती है। तभी उसकी मौसी ममता उससे बोलती है, आ गई महारानी तू कमाई करके, जल्दी बता कितने पैसे लेकर आई है? ये क्या, बस 100 रुपए की कमाई हुई है पूरे दिन? हाँ मौसी, बस 100 रुपए की कमाई हुई है। मेरी सारी साग खराब हो गई, इसलिए मैं ज्यादा कमाई कर नहीं पाई आज। कमाई होगी भी कैसे? सारा साग तो तूने गाय और गाय के बछड़े को खिला दिया। बोल, ये भी मैं झूठ बोल रही हूँ ना? नहीं मौसी जी, आप झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपको पूरी बात तो पता भी नहीं है। आज सड़क पर मेरा ठेला पलट गया था और मेरी सारी साग सड़क पर गिर गई। उसके बाद एक गाड़ी आई और उसने कीचड़ गिरा दी तो मेरी सारी साग खराब हो गई। इस वजह से मुझे वो गाय को और उसके बछड़े को खिलानी पड़ी। ठीक है, मुझे ज्यादा कहानी मत सुना। जा जाकर खेतों से हरी साग लेकर आ, मुझे सब्जी बनाने में देर हो रही है। जी मौसी जी, अभी जाती हूँ। रानी इतना कहकर अपने खेतों की तरफ जाती है और साग तोड़ने लगती है। तभी उसकी नजर साग के एक पौधे पर जाती है जहाँ बहुत सारे कीड़े बैठे हुए थे, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे, ये कीड़ा तो सारी साग खराब कर देगा। मुझे जल्दी ही इस कीड़े को हटाना होगा, वरना तो ये सब बर्बाद कर देगा। रुक जाओ, हमें यहाँ से मत हटाओ। बस आज रात की बात है, हम सब कल सुबह चले जाएंगे। तुम बोलते भी हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक किसी कीड़े को बोलते नहीं देखा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, बल्कि कीड़े के रूप में एक परी हूँ। और ये सब कीड़े मेरे परिवार हैं। हमें अपने परी लोक से एक दिन के लिए कीड़ा बनाकर धरती लोक पर भेजा गया है। सिर्फ आज रात की बात है, कल हम सब चले जाएंगे। हमें कुछ मत करो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम एक परी हो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से एक दिन में तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? अगर ऐसी बात है ना, तो तुम मुझे साग से भरा एक थैला दो और कुछ पैसे दो, ताकि मुझे मौसी से डांट ना सुननी पड़े। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। वो परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रानी को एक साग से भरा थैला और कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर वो अपने घर चली जाती है और अपनी मौसी को सब दे देती है। पैसे देखकर ममता बोलती है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अब तू चोरी करना भी शुरू कर दे। कहाँ छुपा रखे थे तूने ये पैसे? मौसी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि ये सब तो मुझे उस जादुई साग से मिला है जो हमारे खेतों में लगी है। तू ये सब क्या बोल रही है? पागल तो नहीं हो गई है? जादुई साग हमारे खेतों में कैसे आएंगे? मौसी जी, मैं सच बोल रही हूँ। जादुई साग के पौधे में एक कीड़ा बैठा हुआ था, लेकिन असलियत में वो कीड़ा नहीं, बल्कि एक परी थी जिसने मुझे ये सब दिया। मुझे तेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है, और अगर ये बात सच है
तो जा जाकर उस परी से मेरे लिए बहुत सारे जेवर मांग के ला, तो मैं मानूंगी कि तू सच बोल रही है। ठीक है मौसी जी, मैं अभी जाती हूँ। रानी फिर से उस कीड़े के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वो कीड़ा बाहर आता है और बोलता है, तुम इतनी रात को खेतों में क्या कर रही हो? घर जाओ, इस तरह से तुम्हारा रात में घूमना ठीक नहीं है। परी, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे मेरी मौसी जी ने भेजा है। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे गहने मांगे हैं। क्या तुम मुझे बहुत सारे गहने दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकती हूँ। परी फिर से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सोने चांदी से भरे जेवरों की पोटली दे देती है, जिसे लेकर रानी फिर अपनी मौसी के पास जाती है। और एक साथ इतने सारे गहने देखकर ममता का सर घूम जाता है और वो बोलती है, तू तो सही कह रही थी, उसके पास तो सच में शक्तियाँ हैं। वो तो मेरे सारे सपने पूरे कर देगी। तू मुझे उसके पास लेकर चल, मुझे उससे बहुत कुछ मांगना है। मौसी जी, लालच करना बुरी बात है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देख, तू मुझसे बकवास मत कर, चुपचाप मुझे उसके पास लेकर चल। मौसी जी वैसे भी बस आज रात के लिए यहाँ पर है, कल वो अपने घर चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? तू जल्दी से मुझे उसके पास ले चल। रानी अपनी मौसी को लेकर खेतों में जाती है और फिर से कीड़े को आवाज लगाती है। कीड़ा आवाज सुनकर फिर से वहाँ आ जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी रात को खेतों में मत आओ, तुम फिर भी आ गई। आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पर मेरी मौसी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी शक्ति है जिसे तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, तुमने सही कहा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक बड़ा सा घर और बहुत सारे पैसे भी दे दो, साथ में एक बड़ी सी गाड़ी भी। और अरे मौसी जी, आप क्या कर रही हो? ये परी एक दिन में 3 विश पूरी कर सकती है। आपने तो 2 पहले ही करवा ली, उसके बाद भी इतना कुछ मांग रही हो। इतना लालच करना ठीक नहीं है। तू अपना मुंह बंद रख, मुझे अच्छे से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम मुझे भी अपनी तरह कीड़ा बना लो ताकि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो जाऊं। परी ममता की सारी बातें समझ जाती है और उसकी लालच का कोई अंत नहीं होता ये भी समझ चुकी थी, जिसके चलते वो ममता की बात को मान जाती है और उसे भी अपनी तरह एक कीड़ा बना देती है। कीड़ा बनने के बाद भी ममता जो चाहती वैसा कुछ नहीं कर पाती और वो घबराती हुई बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि हम सब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों के लिए ही कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। मुझे बस पहले की तरह ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ परी, मेरी मौसी को पहले जैसा कर दो, वरना मेरा क्या होगा? मैं अपने माता पिता को तो खो ही चुकी हूँ, अब अपनी मौसी को नहीं खोना चाहती। परी रानी की बात मान जाती है और ममता को पहले की तरह कर देती है, जिसके बाद रानी अपनी मौसी को गले से लगा लेती है। मैं तुम्हें ये जादुई साग देकर जा रही हूँ। तुम चाहे कितना भी इसे बेचोगी, लेकिन इस खेत के साग कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसे बेचकर तुम दोनों अपना गुजारा कर सकती हो। परी इतना कहकर चली जाती है, जिसके बाद ममता भी लालच करना छोड़ देती है और रानी के साथ प्यार से रहने लगती है और जादुई साग को बेचकर खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। रसोई में खाना बनाकर सारिका पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। उसकी सास सोफे पर पड़ी खर्राटे ले रही होती है। तभी ऊपर चल रहे पंखे की तरफ देखकर वो जोर से कहती है, ओ पंखेराज, तुम जिंदा हो कि आखिरी सांसें गिन रहे हो? नहीं मतलब कौन सी स्लो मोशन की बीमारी हो गई है तुम्हें? इतनी बिजली खाते हो, थोड़ी ठंडी हवा नहीं दी जाती? अरे बोरा गई है क्या? ये चलते पंखे से ऐसे बतिया रही है जैसे वो अभी बोल पड़ेगा। तो क्या करूं? आप लोगों के सामने मेरे भौंकने का तो कोई असर ही नहीं होता, तो सोचा पंखे को ही कोस लेती हूँ। क्या पता यही मेरी सुनकर नीचे टपक पड़े और इसके खराब होने पर घर में कूलर का आगमन हो। हाँ तो अपने कमरे वाले पंखे को सुना जाकर यहाँ बड़बड़ाकर मेरी नींद का क्यों सत्यानाश कर रही है? हाय दैया, सासू माँ इंसान हो की मूर्ति, इतनी गर्मी में ऐसे मोटे सोफे पर पसरी पड़ी हो, नींद कैसे आ रही है आपको? यहाँ मैं पसीने से चिपचिप हो रही हूँ और ऊपर से ये पंखा हवा तो देना ही भूल गया है। जब जानती है कि गर्मी हो रही है तो क्यों मुंह से आग उगल रही है? बोल बोल के सर दर्द और बढ़ा दिया। सास बहू की खिटपिट सुन अंगड़ाई लेता हुआ सारिका का पति प्रीतम कमरे से आकर कहता है, सारिका, ठंडा शरबत पिला दो यार।
तुम कमरे में सो रहे थे? हाँ मतलब नहीं, वो मैं कमरे में टीवी देखने गया था तो देखते देखते आंख लग गई। हे भगवान, मैं पूरे दिन अपने कमरे का पंखा नहीं चलाती ताकि रात को सोने के वक्त थोड़ी ठंडी हवा तो देगा वो पंखा, और ये आदमी पूरे 4 घंटे से पंखे में सो रहा था। अरे आप माँ बेटे को तरस नहीं आता मुझ पर? सारिका यार, ये साल जाने दो, मैं अगले साल पक्का पक्का कूलर ले आऊंगा यार। अच्छा, तो पक्का पक्का ये भी बता दो कि अगला साल आएगा कब? अगले जन्म में? क्योंकि पिछले 2 सालों से तो पक्का पक्का सुनकर मेरे कान पक गए हैं। देखो, सेकंड हैंड ही दिला दो, मैं काम चला लूंगी। अरे आप दोनों का क्या है, किचन में तो मुझे खटना पड़ता है। किसी दिन गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी ना, तब मांगते रहना चाय पानी शरबत। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाय दैया, हर 4 दिन पर नौटंकी करने बैठ जाती है। प्रीतम बेटा एक काम कर। हाँ, अब बनी ना बात। अब सासू माँ बस इन्हें कूलर लाने को कह दे। इसे गर्मी भर के लिए मायके छोड़ा, इसको गर्मी भी नहीं लगेगी और ना ही ये नौटंकी करेगी। ये सुनते ही सारिका का मुंह बन जाता है और वो अकड़ में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं मरूंगी गर्मी में, लेकिन मायके नहीं जाऊंगी। हाँ, कैसे कंजूस ससुराल वाले हैं। आंसू भी बहा लिए फिर भी दिल नहीं पिघलता इनका, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। सारिका गर्मी के चलते बहुत समय से अपनी सास और पति को कूलर लेने के लिए मना रही थी, लेकिन वो दोनों कोई ना कोई बात या बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया करती थी। समय बीतता है। ऑफिस के काम से प्रीतम कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। एक रोज सारिका अपनी सास के कहने पर सामने वाली पड़ोसन के घर से अपने बर्तन वापस लेने उसके घर जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके बाहर वाली खिड़की पर नया कूलर लगा है। बताओ, इस निम्मी आंटी ने भी नया कूलर ले लिया। हाय, इसके बगल में खड़ी हूँ, कितनी ठंडक महसूस हो रही है। वो तो होगी ही ना, इतना महंगा कूलर जो आया है। अरे आंटी आप, मैं तो बस अंदर ही आ रही थी। वो आप परसों डोसा और चटनी लेकर गई थी ना, उसकी आपने प्लेट कटोरी वापस नहीं की थी। अरे बर्तन कौन से भागे जा रहे हैं बहू, आ अंदर कूलर की हवा खा ले ठंडी ठंडी। इतना कहकर वो सारिका को खींचकर अंदर ले जाती है। कूलर की हवा लगते ही जैसे सारिका के चेहरे पर रौनक आ जाती है। कुछ देर में वो बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब सुमति पूजा करने मंदिर में जा रही होती है तो सारिका के कमरे से उसे कुछ आवाज आती है और वो दरवाजा जोर से बजाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, ये आवाज कैसी है? इतनी सुबह चल क्या रहा है कमरे में? तभी कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है और दरवाजा खुलते ही सुमति को ठंडक सी महसूस होती है। तो वो सारिका से कहती है, क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ नहीं, क्या चल रहा है तेरे कमरे में? आवाज कैसी थी? आवाज? अरे हाँ, वो आवाज तो मिक्सी की थी। जूस बना रही थी ना मैं अंदर कमरे में। अच्छा, शक्ल से तो लग रहा है अभी उठी है। वैसे भांग खाकर सोई थी क्या? इतनी देर तक तो तू गर्मी के मारे उठ जाया करती थी। क्या है सासू माँ, सुबह सुबह सवालों की बरसात कर रही हो। आदत डाल रही हूँ ऐसे सोने की, क्योंकि आप लोग तो इस जन्म में मुझे कूलर के दर्शन करवाओगे नहीं। जाओ मैं। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी गली से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बाहर जाती हैं। तो देखती है कि सारा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हुआ है और पड़ोसन निमी हाथ में बाल्टी लिए रोते हुए बोल रही है, हाय मोहल्ले वालों, देखो जरा, कोई कमबख्त मेरा नया नवेला कूलर चोरी कर लेकर चला गया। अरे कीड़े पड़े उसको। बताओ, मैं तो कूलर में पानी डालने आई थी और कूलर ही चोरी हो गया। हे राम, मोहल्ले में कौन नालायक कूलर चोर हो गया? आंटी जी, कहीं आप उसी कूलर की बात तो नहीं कर रही जो नीले कलर का था, पहिए वाला, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर मैंने आपसे कल बात की थी? हाँ हाँ बहू, वही पहिए वाला। तूने देखा है क्या? हाँ, अपने सपनों में। वो क्या है ना, मेरी सासू माँ तो कूलर दिलाती नहीं, तो अपने सपनों में ही कूलर देख लेती हूँ। ए सुमती, तेरी बहू तो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। शांत हो जा निम्मी बहन, और बहू तू अपना कूलर राग मत गा यहाँ पर। तभी निम्मी का बेटा विक्की फोन पर गेम खेलते हुए पार्क से आता है तो पड़ोसियों की भीड़ लगी देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, भंडारा भंडारा कर रही हो क्या? इतना जमघट क्यों लगा है? तेरी बारात निकलने वाली है ना, नलायक नल्ले, कहाँ मर रहा था? पता है, हमारा कूलर चोरी हो गया। क्या? ये कूलर कौन चुराता है? अरे विक्की, होगा कोई सड़ी गर्मी का मारा बेचारा। बेचारा भाभी, ये कूलर चोर होगा कोई आवारा।
मोहल्ले वालों, अपने अपने कूलर में लोहे की जंजीर लगवा लो, वरना ये कूलर चोर तुम्हें भी ठंडी हवा नसीब नहीं होने देगा। हाय दैया मेरा कूलर। निम्मी का कूलर चोरी होने पर सभी मोहल्ले वाले सावधान हो जाते हैं। तो एक दिन सुमति को दोपहर के समय फिर सारिका के कमरे से वही आवाज आती है। वो कमरे की तरफ बढ़ने ही लगती है कि लाइट चली जाती है और सारिका कमरे से बाहर निकल दरवाजा लॉक किए बिना ही सोफे पर जाकर बैठ जाती है। बहू, ओ बहू। सासू माँ, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं दिखूं नहीं। जोर से क्यों आवाज दे रही हो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अब मेरी तबीयत को क्या होना है? नहीं, वो लाइट जाने पर तू आज भड़क नहीं रही, वरना तो बत्ती गुल होने पर 4 बातें मुझे और 40 बातें बिजली विभाग को सुना देती थी। वो अभी कुछ ज्यादा बोलकर तो फायदा भी क्या है? इतना बोला तो कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को, क्योंकि ना बत्ती जानी बंद होगी, ना आप मुझ पे तरस खाकर कूलर ले आओगी। समय बीतता है, लेकिन अब तक निम्मी के कूलर चोर का पता नहीं चलता। तो सारिका अपने कमरे को बंद रखा करती थी। एक रोज निम्मी घर आकर सुमति से बातें कर रही होती है और उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। तूने नया कूलर लिया है क्या? नहीं, अरे ये आवाज ना मिक्सी की है। वो बहू है ना, वो उसी में जूस निकाल कर पीती रहती है। अच्छा, वो मेरा कूलर भी ना ऐसी ही आवाज करता था, इसलिए ना। बहू, जरा चाय नाश्ता ले आ। उसके इतना बोलते ही फिर बत्ती गुल हो जाती है। तब तक सारिका चाय बनाने किचन में चली जाती है। तो सुमति कहती है, हाय दया, इस बत्ती गुल की तो झंझट ही अलग है। आजा निम्मी, बहू के कमरे में बैठते हैं। वो बहू अपना कमरा बंद रखती है ना, तो ठंडक रहती है वहाँ। दोनों जैसे ही सारिका के कमरे में कदम रखते हैं तो लाइट आ जाती है। लाइट के आते ही उसके कमरे में रखा कूलर चालू हो जाता है, जिसकी आवाज सुन सारिका किचन से भागी भागी कमरे में आती है और कूलर को देखकर निम्मी और सुमति हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कूलर निम्मी का था। तो तू है कूलर चोर बहू? मेरा कूलर? तेरी बहू कूलर चोर निकली सुमति। इस लाइट को भी अभी आना था। बहू जवाब दे, क्यों चोरी किया तूने कूलर? अरे जवाब दिला नहीं रही थी तो मैं क्या करती? कर लिया मैंने कूलर चोरी, बन गई मैं कूलर चोर बहू। पहले ही मेरी बात मान लेती तो मुझे चोरी ही नहीं करनी पड़ती ना। अरे ओ सुमति, पहले अपना काम छोड़कर कूलर ला अपने घर में, वरना तेरी ये कूलर चोर बहू पूरे मोहल्ले के कूलर चुरा चुरा कर ठंडी हवा खाती रहेगी। विक्की, अरे कूलर मिल गया, कहाँ है नल्ले तू? तभी निम्मी कूलर ले जाने के लिए विक्की को आवाज लगाती है और सुमति अपनी बहू के कूलर चोर निकलने पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। रुचि एक साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से की, लेकिन रुचि के सपने बहुत अलग थे, जिससे उसके परिवार वाले अनजान थे। कुछ वक्त बाद रुचि के परिवार वाले जैसे तैसे उसकी शादी करते हैं, एक रोहित नाम के लड़के से। रुचि अपने ससुराल में अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कुंती उसको बुलाती है। बहू, तूने आज खाने में क्या बनाया है? कढ़ाई पनीर बनाया है माँ जी, और घर का सारा काम भी कर दिया है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। अब तो थोड़ा आराम कर ले, तू भी थक गई होगी ना? हाँ, थक तो गई हूँ माँ जी, लेकिन मुझे बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने के लिए। तुझे जाने की क्या जरूरत है? रोहित लेकर आ जाएगा, तू इसकी चिंता मत कर। माँ जी, वो भी थक जाते हैं, उनको क्यों परेशान करना, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइयो। जी माँ जी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। रुचि इतना बोलकर अपने कमरे से पर्स लेती है और बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद बाजार में वो एक पनवाड़ी की दुकान पर रुकती है और सिगरेट पीने लगती है और खुद से कहती है, कितना सुकून मिल रहा है। कितने दिनों से इसे हाथ भी नहीं लगाया था, तो थकावट सी हो रही थी। आज तो पी ही लिया है, लेकिन पता नहीं माँ जी से क्या क्या बहाना बनाना पड़ेगा। रुचि सिगरेट पीती है और बाजार घूमती है। कुछ घंटों बाद वो घर पहुंच जाती है, जब तक कुंती भी अपनी नींद पूरी करके जाग जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, तू तो बाजार गई थी, फिर सारा सामान कहाँ है? अरे यार, अब इस बुढ़िया को क्या बताऊं कि मैं बाजार कोई सामान लेने नहीं बल्कि अपने अरमान पूरे करने गई थी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई है? बता, सामान कहाँ है? माँ जी, बाजार में एक भिखारी मिल गया जो बहुत दिनों से बीमार और भूखा था।
उसको देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसे पैसे दे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। अच्छा चल ठीक है, जाकर खाना बना ले। कुंती इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रुचि भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रुचि एक बार फिर अपनी सास को झूठ बोलकर बाजार जाती है और सिगरेट पीकर घर आ जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू आज फिर तू बाजार गई और फिर से कुछ लाना भूल गई। आज किसकी मदद करके आई है? अरे यार, आज कौन सा बहाना बनाऊं? आज तो कोई भिखारी भी नहीं मिला जो बोल दूं कि आज उसको ही दान कर दिया। जल्दी सोच रुचि, वरना आज तो गई। क्या हुआ बोल ना, आज किसको दान करके आई? माँ जी, आज मेरी एक दोस्त मिल गई थी, मैं उससे ही बातें कर रही थी। उसने बताया कि उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है, खाना खाने के लिए भी नहीं देती। एक उसकी सास है और एक मेरी सास है जो इतनी अच्छी है कि मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। आपको पता है माँ जी, उसकी सास ने उसे बहुत मारा है, जिससे ना उसकी बॉडी पर बहुत निशान हो गए थे। वो बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी और कुछ पैसे दे दिए उसे। हाय मेरी बहू कितनी भोली है, लेकिन अगर तू लोगों पर इतनी दया करेगी तो खुद को लुटवा लेगी। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देकर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुचि इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रुचि अक्सर कुंती से झूठ बोलकर सिगरेट पीने जाने लगती है और घर पर आकर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि हमेशा की तरह अपनी सास से झूठ बोलकर बाजार जाती है और पनवाड़ी से सिगरेट लेकर पीने लगती है। वहीं बाजार में कुंती की पड़ोसन विमला रुचि को देखकर खुद से कहती है, अरे दैया रे दैया, ये तो कुंती की बहू रुचि है, लेकिन ये यहाँ पनवाड़ी की दुकान पर क्या कर रही है? अरे इसके हाथ में तो सिगरेट है। हाय हाय, कितनी बिगड़ी हुई बहू है, शक्ल से तो कितनी भोली है और दिल से उतनी ही खोटी। आज तो कुंती को बताती हूँ, बहुत मजा आएगा, मिर्च मसाला और लगा दूंगी। विमला इतना बोलकर वहाँ से सीधा कुंती के घर जाती है। कहाँ है कुंती? आज तो तेरा सारा भ्रम तोड़ दूंगी। तेरी बहू कितनी भोली है। क्या हो गया, गला क्यों फाड़ रही है और कौन सा भ्रम तोड़ने की बात कर रही है? अरे तू अपनी बहू को जितना भोला भाला समझती है ना, ये उतनी ही तेज तर्रार है। इसकी भोली सूरत के पीछे बिगड़ी हुई लड़की छुपी है। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार देकर विदा किया है। अरे सीधे सीधे बता, क्या बात है और मेरी बहू ने क्या किया है? आज मैंने तेरी बहू को बाजार के पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा था। भला अच्छे घर की बहू ऐसे थोड़ी करती है। बस बहुत हो गया विमला, अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी नहीं सुनूंगी। तू अब मेरी बहू की चरित्र पर उंगली उठा रही है। कुंती विमला को सुना ही रही होती है कि तभी रुचि आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, आप आंटी जी पर इतना भड़क क्यों रही हैं? आय हाय, देखो तो जरा, कितनी भोली सूरत बना रही है। बाजार में तो बड़ा फूफू कर रही थी खड़े होके, और अब भोली बनती है। बहू, क्या ये विमला सच बोल रही है? माँ जी, आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे तो सिगरेट पकड़नी भी नहीं आती और ये सिगरेट पीने की बात कर रही हैं। सुन लिया विमला, मेरी बहू बहुत भोली है, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। आज तो मैं जा रही हूँ और इसको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगली बार तेरे सामने पुख्ता सबूत के साथ आऊंगी, फिर देखती हूँ कितनी भोली है तेरी बहू। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुंती रुचि भी अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। विमला कई बार कुंती को बोलती है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विमला को रोहित मिलता है। रोहित बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे कुछ बताना था, लेकिन पता नहीं तू भरोसा करेगा या नहीं। अरे आंटी जी, आप पहले मुझे बात बताओ, तभी तो मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगा। अरे बेटा, रुचि बहू को मैंने पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा। वो बस शक्ल से ही भोली है, लेकिन बहुत बिगड़ैल है। मैंने तो तेरी माँ कुंती को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो बहू के प्यार की पट्टी की माया है। बस कीजिए आंटी जी, आप कितना झूठ बोलेंगी। मैं रुचि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप मेरी पत्नी पर फालतू के आरोप लगाना बंद कीजिए, आप उससे जलना बंद कीजिए। दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ हैं, और इन दोनों की आंखें तो मैं खोल कर रहूंगी।
बता दूंगी कि भोली सूरत के पीछे कितनी बिगड़ी बहू है। रोहित विमला को सुनाकर वहाँ से चला जाता है और विमला भी आगे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अब विमला रोज रुचि पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन विमला रुचि का पीछा करती है। रुचि पास के क्लब में जाती है और दारू पीने लगती है। विमला उसको देखकर चौंक जाती है और जल्दी से कुंती को फोन करके क्लब बुलाती है। कुंती भी रुचि को देखकर चौंक जाती है और उसकी वीडियो बनाकर घर आ जाती है। कुछ देर बाद रुचि घर आती है। आज किसकी मदद करके आई है बहू जो इतनी लेट हो गई? आज भी कोई दोस्त मिल गई या कोई और बहाना? माँ जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? और कौन सा नया बहाना? बहू आज भी तू सच नहीं बोल रही है। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। अरे हम ही बेवकूफ थे जो विमला को पागल बोलते थे, लेकिन असल में तो तू हमें बेवकूफ बना रही थी। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? लगता है आज भी विमला आंटी आपके कान भर के गई हैं। आज तो मैं सारे सामान लेकर आई हूँ। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आज तेरे भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू दिखाती हूँ। कुंती रुचि को पूरी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रुचि के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। रुचि कुंती से माफी मांगती है और कुंती कुछ देर बाद उसको माफ कर देती है और इस तरह से भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू का राज खुल जाता है।